नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली में चुनावी तारीखों के ऐलान की, अखिलेश यादव के मिल्कीपुर उपचुनाव और संभल हिंसा पर किए गए बड़े दावों की। देखेंगे योगी सरकार में मंत्री की खुद ही अपनी सरकार को दी चेतावनी को, बीजेपी और जेडीयू में लगातार बढ़ते तनाव को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी से मुलाकात के बाद भी नाराज है किसान। इन सभी मुद्दों पर आज एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बिहार में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर। जेल में बंद आसाराम को 11 साल में पहली बार मिली जमानत। मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक दी जमानत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल, कहा अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों पर नकेल कसने में मिलेगी मदद। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर की बढ़ाएगी सुरक्षा, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद बालकनी में लगाए गए बुलेट प्रूफ ग्लास। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, अगले 3 दिनों तक घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव में धांधली को लेकर भी सफाई पेश की। बता दें, दिल्ली में चुनाव के बीच चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां दावे कर रही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने कई सवालों के जवाब दिए। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय चुनाव आयोग ने दिल्ली के दंगल को लेकर चल रहे सस्पेंस को खत्म करते हुए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि दिल्ली में सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस दौरान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते तमाम सवालों के भी शायराना अंदाज में जवाब दिए। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। बता दें, इस बार ये मुकाबला 3 बड़े दलों सत्तासीन आम आदमी पार्टी, विपक्षी भाजपा और पिछले चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने वाली कांग्रेस के बीच हो रहा है। तीनों ही दल अपने पिछले प्रदर्शन से कहीं बेहतर सीटें लाने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली में बीते 12 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस सरकार ने 2013, 2015 और फिर 2020 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प होने की एक बड़ी वजह है, और वो है आप पर लगे गंभीर आरोप। दरअसल पहले 3 चुनावों में आप दिल्ली का कार्यभार बेदाग छवि के साथ संभालते रहे। हालांकि इस बार पहले शराब घोटाला, उसके बाद मुख्यमंत्री बंगले के रिनोवेशन से जुड़े आरोप सामने आने के बाद केजरीवाल एंड कंपनी की ये राह उतनी आसान नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में कद्दावर नेताओं का नाम देकर ये साबित कर दिया है कि वो इस चुनाव में किसी के लिए भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अपने चरम पर है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी पर वोट काटने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सपा संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह लगातार बीजेपी पर वोट काटने को लेकर हमलावर है। ऐसे में इस बार चुनाव में ये बड़ा और अहम मुद्दा बन गया है, जिसमें बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में ईवीएम पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चुनाव में 7-8 दिन पहले ईवीएम तैयार की जाती है। हर दल को वोटर लिस्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। एजेंट के सामने ईवीएम में चुनाव चिन्ह डाले जाते हैं। एजेंट के सामने ही ईवीएम सील की जाती है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। ईवीएम की प्रक्रिया पर पूरी तरह से पारदर्शी है। इस पर राजीव कुमार ने आगे कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ डिवाइस है, इसे मतदान के बाद सील कर दिया जाता है और इसमें वायरस भी नहीं जा सकता। फिलहाल चुनाव आयोग ने तमाम सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में इस बार चुनाव में क्या स्थिति दिखाई देती है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तस्वीर भी साफ होती दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बड़े दावों ने यूपी में सियासी पारा बढ़ा दिया है। तो क्या है अखिलेश के दावे, जिसने बीजेपी पर उठा दिए हैं सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। अक्सर चुनाव में धांधली को लेकर बीजेपी पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरता रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के ऐलान की संभावना के बीच बड़ा दावा कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर आज तक का सबसे सही और फेयर चुनाव होने वाला है। सपा अध्यक्ष ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मिल्कीपुर में सबसे साफ सुथरा चुनाव होने वाला है। मीडिया के लोगों को भी वहां कैमरा लेकर जाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि वहां चुनाव कैसे होते हैं। बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभल मामले की रिपोर्ट भी पेश की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा,
भाजपा ने संभल में जानबूझकर अफसरों के माध्यम से हिंसा करवाई और मासूम लोगों पर अत्याचार किया। सपा का प्रतिनिधिमंडल जब संभल गया तो उसे रोका गया, वहां जाने नहीं दिया गया। आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती थी? उन्होंने कहा कि इस घटना के माध्यम का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही भाजपा दरार पार्टी है, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। इन लोगों को इंसानों के जीवन से कोई लेना देना नहीं, भाजपा हृदयहीन पार्टी है। वहीं इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी संभल हिंसा से संबंधित रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि संभल में मस्जिद का सर्वे कराने को लेकर जानबूझकर तनाव पैदा किया गया था। आपको बता दें, संभल की शाही जमा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़कने के बाद ही योगी सरकार पर विपक्ष की तरफ से गंभीर आरोप लग रहे हैं। अभी हाल ही में सपा का डेलीगेशन संभल हिंसा पीड़ितों से भी मिला था। इसके बाद अखिलेश यादव ने हिंसा को लेकर रिपोर्ट पेश की, जिसमें बीजेपी पर सीधे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ऐसे में अब एक तरफ सपा की संभल हिंसा पर दी गई रिपोर्ट ने योगी सरकार को एक्सपोज कर दिया है, तो वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश के दावों ने योगी सरकार के साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव के दावों ने योगी सरकार को बेचैन कर दिया है, तो बेचैनी योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने भी बढ़ा रखी है। आशीष पटेल और योगी सरकार के अधिकारियों के बीच अनबन थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में आशीष पटेल एक बार फिर योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और चेतावनी भी दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और अपने दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में आशीष पटेल ने एक बार फिर से इशारों ही इशारों में योगी सरकार पर निशाना साधा है। आशीष पटेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूपी सरकार के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक शिशिर सिंह के नेतृत्व में आज खिलौने में फिर से चाबी भरी गई, जिसके बाद खिलौना फिर से चलने लगा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि धरना मास्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे खिलाफ प्रायोजित षड्यंत्रों की पूरी पोल खुल गई है। लंबे चौड़े पोस्ट में मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि प्रमोशन की पूरी प्रक्रिया अधिकारियों की देखरेख और अगुवाई में हुई है, जिसमें मंत्री के रूप में मेरी कोई भी भूमिका नहीं थी। पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालय सहित सभी स्तर पर सभी के संज्ञान में थी। धरना मास्टर ने ये नहीं बताया कि इस प्रमोशन में कुल 177 कर्मियों से सर्वाधिक लाभ वंचित और ओबीसी वर्ग के 138 कर्मियों को मिला है। ये वो लोग हैं जिनके अधिकारों का सालों से हक मारा जा रहा था। इसकी वजह से धरना मास्टर के पेट में दर्द है। आपको बता दें, हाल ही में आशीष पटेल पर विधायक पल्लवी पटेल ने घूस देकर पदोन्नति देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर पल्लवी पटेल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर एसआईटी जांच की भी मांग की थी। हालांकि आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल के इस आरोप को खारिज कर दिया और इस मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद आशीष योगी सरकार में अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आलम तो यह है कि इस पूरे विवाद के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद भी आशीष पटेल के इरादे बदलते नहीं दिखाई दे रहे और यही वजह है कि एक बार फिर आशीष पटेल ने योगी सरकार पर हमला बोला है। ऐसे में योगी के मंत्री ने न केवल आरोप लगाए हैं बल्कि चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि पर्दे के पीछे का खेल बहुत हो गया, मुझे मर्यादा लांघने पर मजबूर ना करे। मैंने मर्यादा लांघी तो बहुत बात दूर तक जाएगी। इतना ही नहीं, आशीष पटेल ने यूपी सरकार के मीडिया सलाहकार पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ऐसे में आशीष पटेल के मोर्चे ने योगी सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा भी रद्द हो गया, जिसके बाद नीतीश कुमार की पलटी मारने वाली खबरें भी जोर पकड़ती जा रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से मचे राजनीतिक बवाल के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले थे। हालांकि अचानक आखिरी वक्त में केंद्रीय मंत्री का दौरा और सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, जिसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में सवालों की झड़ी लग गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, लिहाजा बिहार में कब क्या खेल हो जाए इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं है। सूत्रों की माने तो पटना में अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे को लेकर सभी कार्यक्रम सेट कर दिए गए थे। अमित शाह पटना में नीतीश कुमार के साथ बैठक भी करने वाले थे, लेकिन आखिरी समय में शाह का दौरा ही रद्द हो गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमित शाह का बिहार दौरा रद्द होने के पीछे की वजह भी नीतीश कुमार ही है। दरअसल नीतीश कुमार ने लालू यादव के बयान के बाद अपने पलटी मारने की खबरों पर बयान दिया और कहा, अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। नीतीश के इस बयान ने भले ही उनके पलटी मारने की खबरों को थोड़ा शांत किया हो, लेकिन हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऑफर पर कोई भी प्रतिक्रिया न देते हुए ये तमाम बात कही। बिहार की सियासत में नीतीश तबके हैं, ये वाला जुमला खासा प्रभावी भी रहा है। हालांकि नीतीश के खुद के बयान पर ही संशय बना हुआ है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजनीति में कुछ भी बेवजह नहीं होता। संभव है कि वजह बाद में पता चले, क्योंकि बिहार में मचा घमासान अमित शाह के 16 दिसंबर को दिए बयान के बाद से शुरू हुआ, जहां शाह ने कहा था कि बिहार में एनडीए का सीएम उम्मीदवार अभी तय नहीं है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड पर इसमें फैसला होगा।
शाह के इसी बयान में नीतीश कुमार में बौखलाहट हो गई, जिसके बाद जेडीयू ने बीजेपी को चुनौती देते हुए साफ कर दिया कि बिहार में सीएम की कुर्सी पर इस बार भी नीतीश कुमार ही बैठेंगे। ऐसे में साफ है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के तेवरों को देखकर शाह ने पटना आने से इनकार कर दिया। इस बीच बिहार की राजनीति में ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 18 जनवरी को लालू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस के भी कई सारे विधायक शामिल हो सकते हैं। बिहार में बचे घमासान और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो देखना होगा कि बिहार की राजनीति आने वाले वक्त में क्या मोड़ लेती है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी ने किसान नेता डल्लेवाल से मुलाकात भी की, जिससे डल्लेवाल ने साफ कर दिया है कि उनका अनशन अभी भी जारी रहेगा। साथ ही कई किसानों ने इसको लेकर आपत्ति भी दर्ज की है। तो कैसी रही किसानों की सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से मुलाकात, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी सोमवार 6 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिली। इस दौरान कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह ने जगजीत सिंह डल्लेवाल से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अपील की, लेकिन डल्लेवाल ने सीधे तौर पर कहा कि उनके लिए किसानों से जुड़े मुद्दे पहले हैं और उनकी सेहत बाद में। मुलाकात के बाद कमेटी के चेयरमैन ने कहा, हमने डल्लेवाल को मेडिकल सुविधा लेने के लिए निवेदन किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ठीक हो। वो जब भी चाहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। केंद्र से सीधा बातचीत कराने के लिए हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। हम पिछले 4 महीने से किसानों से बातचीत करने के प्रयास में लगे हुए हैं। हमने शुरुआती इश्यू कोर्ट के सामने रखे थे, अभी तक रिपोर्ट फाइल नहीं की। हम जल्दी रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट अलग अलग फेज में होगी। इन मुद्दों पर एक नई मीटिंग भी होगी। कमेटी एक पॉजिटिव ब्रिज बनाएगी। इसी के साथ रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही कहा गया है कि कोर्ट जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को तोड़ने को नहीं कह रहा, बल्कि उनके सेहत पर चिंता जाहिर करते हुए उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए अपील की जा रही है। मुलाकात के बाद पत्रकारों के ज्यादातर सवालों के जवाब में उन्होंने यही कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के लिए उत्तरदायी हैं और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। वहीं केंद्र सरकार पर सवाल के जवाब में भी उन्होंने यही जवाब दिया। यानी साफ है कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के आंदोलन को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। वहीं कमेटी के खनौरी बॉर्डर से जाने के बाद किसान नेता सुरजीत सिंह फूल और अभिमन्यु कोहाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कमेटी की तरफ से ये नहीं बताया गया कि वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, वो टाइम बाउंड होगी या नहीं। और साथ ही ये भी साफ नहीं किया गया है कि कमेटी केंद्र सरकार से बातचीत कराने का रास्ता खुलवाने में मदद करेगी। ऐसे में कमेटी की ओर से उन्हें कोई ठोस भरोसा नहीं दिया गया है। बता दें, कमेटी के किसानों से मुलाकात से पहले सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह को सूचित किया कि किसानों को न्यायमूर्ति नवाब सिंह से मिलने के लिए राजी कर लिया गया है। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक डल्लेवाल फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित किसानों से विभिन्न मांगों को लेकर 26 नवंबर 2024 से आमरण अनशन पर है। डल्लेवाल ने पंजाब सरकार द्वारा दी गई चिकित्सा सहायता की पेशकश को भी ठुकरा दिया है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तो नजर बनाए हुए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब किसानों को नहीं मिल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।